बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम और आज आपसे फिर सेहत की बात करना चाहूँगी। देखिए, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हम सब की ख्वाहिश ये होती है कि हम एक हेल्दी, भरपूर, ऑसम ज़िंदगी गुजारें, जो हम सबका राइट भी है। लेकिन जब हम एक हेल्दी और एक वो जो कहते हैं ना, सेहत से भरपूर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एफ़र्ट ज़रूर करना पड़ता है। पिछले दिनों काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जुगन, वेट बहुत रिड्यूस कर लिया है, वेट कैसे कम किया, स्किन अच्छी लग रही है, उसके पीछे राज क्या है। व्यूअर्स, आई विश कि मैं आपको किसी गोली का, किसी ऐसी चीज़ का बता सकती कि भाई ये चीज़ खा लो, सुबह उठोगे तो वज़न भी कम हो जाएगा और स्किन भी अच्छी हो जाएगी और सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन इन सब चीज़ों को अचीव करने के लिए इवेंचुअली एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है और वो है अच्छी खुराक। अब अच्छी खुराक का मतलब निहारियाँ, पाए, हलीमे, बिरयानियाँ, कौरमे, ये चीज़ें नहीं होती। ऑब्वियसली ये मुरगन गुज़ाएँ हैं, ये बहुत मज़े की हैं, जो सब जिनका मैंने नाम लिया है बिरयानी के अलावा, क्योंकि मुझे पुलाव बिरयानी से ज़्यादा पसंद है। लेकिन इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा, बहुत लजीज़ भी होती हैं, हम इनको एंजॉय भी करते हैं। लेकिन अगर हर रोज़ हम इन चीज़ों को खाएंगे और सिर्फ ये चीज़ें खाएंगे तो फिर शायद हमारी ज़िंदगी उतनी सेहतमंद नहीं होगी। फल इस्तेमाल करना रेगुलरली हर सीज़न में, और जो सीज़न के फल हैं उनको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ जो है वो सब्जियों को भी अप्लाई करती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चाहे सीज़नल हों या ना हों, आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो उनके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। आज स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कोकोनट पे या खोपरे पे। कोकोनट एक ऐसा अमेजिंग फ्रूट है जो हमें बहुत से बेनिफिट्स देता है, इसकी मैं बात करूंगी। लेकिन जहाँ पे मैं फल और सब्जियों की बात कर रही हूँ, वहाँ पे प्रोटीन का भी सही इस्तेमाल ज़रूरी है। अब प्रोटीन क्या है? अंडे हो गए, गोश्त हो गया, चाहे वो मुर्गी हो, चाहे वो मटन हो, वो बीफ हो, फ़िश हो गया, प्रॉन्स हो गए, सी फूड हो गया, ये सब चीज़ें प्रोटीन के ज़ुमरे में आती हैं। और ऑफ कोर्स जब आप कॉटेज चीज़ या चीज़ वगैरह खाते हैं तो उसमें भी प्रोटीन की एक अच्छी मिकदार होती है। लेकिन हम उसको कैसे कंज्यूम कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ प्रोटीन खा रहे हैं? क्या हम सिर्फ फलों का इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि वो सिर्फ फल की डाइट पे चले जाते हैं, कि सिर्फ फ्रूट खा रहे होते हैं और वेजिटेबल्स खा रहे होते हैं कि जी हम गोश्त, मुर्गी वगैरह हमने छोड़ी हुई है आजकल। ये भी कोई एक नई डाइट है जो लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि व्यूअर्स, किसी भी बड़े फ्रूट ग्रुप को, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो। अब फैट के बारे में लोग बहुत नेगेटिव बातें करते हैं कि भाई तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हर चीज़ में से तेल निकाल दो। भाई फ़ैट भी हमारे सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। फ़ैट आपकी डाइट में होना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने अगर चीज़ों में एक बैलेंस के साथ, तवाज़ुन के साथ चीज़ें रखी हैं तो इसलिए रखी हैं ताकि हम उनको कंज्यूम कर सकें। देसी घी एक बहुत अच्छी चीज़ है, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है, और जो भी कोकोनट की मैं बात करी थी, कोकोनट ऑयल सेहत के लिए बहुत अच्छा है, उसमें आप कुकिंग भी कर सकते हैं। सरसों का तेल अगर कोलू से निकला हुआ हो, फ्रेश हो, तो वो बहुत ही बेहतरीन है। अब व्यूअर्स, किसी भी फूड ग्रुप को आपने निकालना नहीं है। आपको मल्टीविटामिन्स भी चाहिए, आपको मिनरल्स भी चाहिए, आपको फैट, आपको कार्बोहाइड्रेट, आपको प्रोटीन, पानी, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जब ये बैलेंस में आप कंज्यूम करेंगे तो तब ही आप एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ कदम उठा पाएंगे। और व्यूअर्स, कदम इसलिए उठा पाएंगे क्योंकि पहले तो आप इस प्रोसेस को शुरू करेंगे और फिर आपने उसको सारी ज़िंदगी फॉलो करना है। सिर्फ डाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ महीने की एक एक्साइटमेंट के लिए कि हाँ जी बड़ी हेल्दी चीज़ है, कर लेते हैं, ये फैड नहीं है। जब आपने ये चीज़ें कंज्यूम करनी है और अच्छे तरीके से कंज्यूम करनी है तो फिर ये आपने सारी ज़िंदगी करना है, क्योंकि आपकी बॉडी की ज़रूरत है कि आप सही किस्म के न्यूट्रिएंट्स अपने सिस्टम के अंदर डालें, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अब व्यूअर्स, जैसे अंडे की भी बात की, अंडा अब देखें एक बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन की। बच्चों को डेली एक अंडा खिला के तो स्कूल भेजें, एक नहीं तो 2 अंडे खिला सकते हैं तो बेहतरीन है। मैं अपनी बेटी और अपने बेटे हसन को, मतलब हसन और नूर दोनों को, क्योंकि अभी हसन जो है वो 6 साल के हैं, नूर 2 साल की है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि डेली फल और सब्जियाँ, अंडा, दूध, ये चीज़ें बच्चे कंज्यूम करें। फ्रेंच फ्राइज़, नगेट्स, ये वाली चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ। कभी कभार स्नैक के तौर पे अगर बच्चों को देना है तो इट्स ओके, लेकिन वो स्नैक की हद तक। लेकिन व्यूअर, स्नैक भी जब आप और मैं लेते हैं, अगर हम उसमें सब्ज़ी या फल ले लें, जैसे कि गाजरें और खीरे कटे हुए, उनको आप खा लें, तो वो एक बड़ा अच्छा स्नैक है। हम स्नैक का जब सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि अच्छा पैटीज़ होनी चाहिए, चिप्स और कोई फ्राइड चिकन होनी चाहिए, समोसे होने चाहिए, पकौड़े होने चाहिए। व्यूअर्स, ये एक ट्रीट है,
और ये कभी कभार की ट्रीट होनी चाहिए। हर वक्त जब हम ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि डेली टी टाइम या जो चाय का वक्त होता है, उस वक्त चाय के साथ प्रॉपर जो है वो कोई समोसे खा रहा है तो कोई पकौड़े खा रहा है, और ये डेली की रूटीन होती है। फिर हम कहते हैं हमारा वज़न क्यों बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ क्यों हो रहे हैं। सो व्यूअर्स, वी हैव टू बी केयरफुल। और एक ऐसा फ्रूट जो एक ख़जाना है ऑफ हेल्थ, वो है कोकोनट। कोकोनट न्यूट्रिएंट से भरपूर है व्यूअर्स, और ये डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। कोकोनट, आपको कोकोनट पाउडर भी मिल जाता है, आपको कोकोनट मिल्क मिल जाता है, आपको कोकोनट वाटर मिल जाता है, कि कोकोनट प्रॉपर फुल जिस तरह होता है, कच्चा कोकोनट भी मिलता है, कुक्ड कोकोनट भी मिलता है। मतलब जो एक तो होता है ना ब्राउन वाला कोकोनट, एक होता है ग्रीन वाला कोकोनट जिसका पानी बहुत ज़्यादा लोग इंजॉय करते हैं पीना। ये सारे डिफरेंट फॉर्म्स में कोकोनट आपको ग्रेटेड भी मिल जाता है, स्लाइसेस में कटा मिल जाता है, फ्रेश हो गया, ड्राइड हो गया, मतलब ये ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में भी आपको खोपरा मिलता है। सो द पॉइंट इज़, इसको हम किसी भी तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। ऑयल फॉर्म में ये बेहतरीन है, ये आपकी सेहत के लिए इतना अमेजिंग है। और मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि देखिए, जितना ज़्यादा आप बेनिफिट्स ले सकते हैं इन चीज़ों के जो नेचुरली हमें मिलती हैं, उससे बेहतर क्या है। अब कोकोनट जो है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छा करता है, चाहे हम उसको खा रहे हों या स्किन पे लगा रहे हों। मैं जो मेरी अपनी एक ब्रांड है स्किन केयर और हेयर केयर की, ऑर्गेनिक, उसमें बहुत ज़्यादा हम कोकोनट का इस्तेमाल करते हैं वेरियस डिफरेंट चीज़ों के अंदर। कोकोनट ऑयल में बना हुआ खाना जो है वो सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। कोकोनट आपको एनर्जी देता है, आपको मतलब जो कहते हैं ना हिम्मत देता है दिन गुजारने की। एंटी एजिंग है, जी हाँ, जिन लोगों को एजिंग से बहुत डर लगता है और जो हर वक्त अजीबोगरीब चीज़ें अपने साथ कर रहे होते हैं अपने आप को यंग रखने की, तो आप कोकोनट का इस्तेमाल करें। ये एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी देता है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये बूस्ट करता है। हमारे अगर आप कोकोनट वाटर पिएँ तो ये हमें बहुत हाइड्रेटेड लगता है, और स्पेशली जो लोग जिनको गुर्दों के मसाइल होते हैं उनको रेकमेंड किया जाता है कि कोकोनट वाटर ज़रूर पिएँ, जो कोकोनट के अंदर का पानी होता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ये हमारे जो है वो कंट्रोल में रखता है। अच्छा, हमारे अंदर अगर तेज़ाबियत है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो कोकोनट उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, कोकोनट्स के इतने बेनिफिट्स हैं कि मेरे पास 2 और पेजेस लिस्ट बनी हुई हैं, लेकिन इसको हमने कैसे कंज्यूम करना है ये गाइडेंस हम लेंगे डॉक्टर साहिबा से, जो हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगी, क्योंकि उनसे हम जानेंगे कि कोकोनट को हम आखिर इस्तेमाल कैसे करें। बिकॉज देखें, अगर हमने डैंड्रफ ख़त्म करनी है तो कोकोनट ऑयल का या कोकोनट का एक डिफरेंट इस्तेमाल है। अगर हमने अपनी स्किन को ग्लो देनी है उसका एक डिफरेंट इस्तेमाल है। अगर हमने वेट लॉस के लिए यूज़ करना है, कोकोनट हमारी जो पेट में जो विसरल फैट होता है उसको कम करने में हेल्प कराता है, जिनका पेट बहुत निकला हुआ होता है। सो कोकोनट इज़ अमेजिंग। जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी रेकमेंड किया जाता है कि एक छोटा पीस कोकोनट का ज़रूर लें। स्नैक के तौर पे बेहतरीन है और बहुत ही मज़े का होता है। और एक ज़माने में तो मुझे याद है कि जब ट्रैफिक लाइट पे रुका करते थे सर्टन एरियाज़ में, तो वहाँ पे फ्रेश कोकोनट लाहौर में आपको ला के देते थे। कराची में तो खैर कोकोनट काफ़ी रेडली अवेलेबल है, लाहौर में भी अब आपको मिल जाता है हर जगह। अगर आपने मंगाना हो अपने फल वाले से तो आप उनसे भी बात करके मंगवा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर रोज़ कोकोनट इस्तेमाल करें, लेकिन कम से कम हफ्ते में 1-2 दफ़ा कोकोनट का इस्तेमाल ज़रूर करें। और कोकोनट ऑयल में अगर खाना बनाना शुरू कर देते हैं, सैलड्स बनाने शुरू कर देते हैं, बालों पे, स्किन पे लगाना शुरू कर देते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। अब मेरी बेटी नूर बानो को बहुत सी चीज़ों से एलर्जी थी, बहुत सेंसिटिव स्किन थी, लेकिन जब हम कोकोनट ऑयल से नूर की जिस्म की मालिश करते थे तो उसको कोई रिएक्शन नहीं होती थी। ये बहुत ही अमेजिंग है। और बाय द वे, दांतों को और हमारे माउथ को क्लीन रखने के लिए ये बड़ा एक अमेजिंग चीज़ है। बहुत से लोग जो हैं सुबह उठ के कोकोनट के ऑयल से कुल्ली करते हैं, मतलब अच्छी तरीके से मुंह के अंदर उसको घुमाना और एक तरह से कुल्ली करना और उसको फेंक देना और फिर थोड़ी देर उसको मुंह में लगे रहने देना, उसके भी बड़े बेनिफिट्स हैं। सो कोकोनट, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो फ्रेश फॉर्म हो, चाहे वो ड्राई फॉर्म हो, चाहे उसका मिल्क हो, चाहे उसका पानी हो, चाहे उसका पाउडर हो, इट्स एन अमेजिंग फ्रूट। और आप भी ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा और हमें अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा। ब्रेक के बाद कैसे इस्तेमाल करना है, लगाने में भी, खाने में भी, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए व्यूअर्स, किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कोकोनट की हमने इतनी बात कर दी, लेकिन हांडी हमारी कोकोनट की नहीं बन रही। नहीं। अच्छा, ये बताओ कि मतलब जो हम आज डिश बना रहे हैं, राइट, जैसे कि हम लोग चिकन बोनलेस हांडी बना रहे हैं, बिल्कुल, इसके साथ हम ऐसी क्या चीज़ें सर्व करेंगे जो इसको मज़ीद हेल्दी बना देंगी? चिकन बोनलेस हांडी के साथ जो हेल्दी होगा वो ऑब्वियसली हमारा सैलड और रायता होगा। सैलड और रायता, वही हो सकता है।
और अगर हम कोकोनट ऑयल में बना लेंगे तो वेल एंड गुड हो जाएगा, बहुत हाइजीनिक भी होगा और सबके लिए हेल्दी भी होगा। बिल्कुल। और जिन लोगों को ज़रा हांडी अपनी क्रीमी अच्छी लगती है, अगर थोड़ा सा उसके अंदर साउथ का अपने फ्लेवर डालना है तो आप उसमें कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम डाल सकते हैं, या पाउडर भी डाल सकते हैं। पाउडर भी डाल सकते हैं, तो उससे बड़ा मज़े का हो बिल्कुल। जाता है। अच्छा, रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी की तरफ आते हैं। मखनी बोनलेस हांडी, मुर्ग का गोश्त 2 किलो, तेल आधा कप, मक्खन 1/4 कप, अदरक लहसुन पेस्ट 4 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 8 से 8 अदद, नमक 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1.5 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 2 चाय की चम्मच, टमाटर 5 से 6 अदद, दही 2 कप, क्रीम 1 कप, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया और हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए। इसका मेथड ये है, सबसे पहले जो हमारा टमाटर है उसको अच्छे से हमने सौते कर लेना है, सौते करके बिल्कुल उसका पेस्ट बना लेना है। जब वो पेस्ट बन जाएगा उसमें हमारा अदरक लहसुन जाएगा, अदरक लहसुन जाने के बाद उसमें बोनलेस चिकन जाएगा। जब चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा उसमें जितने भी मसाले हैं वो सारे ऐड किए जाएंगे। ऐड करने के बाद दही डाल के उसकी अच्छे से भुनाई की जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट पे जाके हमने क्रीम डालनी है, क्रीम और गार्निशिंग कर देनी है हमने अदरक से और हरी मिर्च और जो जो आपको पसंद है। अच्छा, एक बात बताएं, अगर हमने यही डिश बीफ या मटन में बनानी हो तो सेम रेसिपी? रेसिपी सेम है, बस उसका टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगा पकने का। बिल्कुल ठीक है। और व्यूअर्स वही वाली बात है ना, जैसे कि इन्होंने एंड में क्रीम डाली, तो अगर आप इसकी जगह कोकोनट क्रीम भी डाल देंगे तो उसका एक बड़ा मज़े का तो वो कोकोनट हांडी बन जाएगी, कोकोनट हांडी बन जाएगी। उसमें आप नट्स भी ऊपर से डाल दें तो मुगलाई हांडी बन जाएगी। सो वेरिएशंस ही होती हैं व्यूअर्स। बट बात ये कि जैसे कि अगर आपने चिकन बोनलेस हांडी बनाई है, उसके अंदर सिर्फ चिकन है, राइट? अब उसके साथ जो बाकी की मतलब टमाटर प्याज वगैरह लहसुन अदरक तो हम डालते ही हैं, लेकिन उसके साथ अगर आपने उसको इन्हांस करना है और उसको ज़्यादा हेल्दी बनाना है तो उसके साथ आप ज़रूर एक फ्रेश सैलेड भी सर्व करें, साथ में रायता भी सर्व करें। दोनों चीज़ों से एक न्यूट्रिशनल कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है। डाइटिंग कर रहे हैं तो रोटी का ना इस्तेमाल करें, सैलेड की ज़्यादा अमाउंट ले लें और साथ में चिकन को उस तरह से कंज्यूम कर लें। बैलेंस के साथ, तवाज़ुन के साथ जब हम चलते हैं तो हम एक बहुत ही वो जो कहते हैं ना कंफर्टेबल और बैलेंस ज़िंदगी गुजारते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो डॉक्टर ज़ैनब गोंदल हमें ज्वाइन करेंगी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और फूड टेक्नोलॉजिस्ट कम और मॉडल और एक्ट्रेस ज़्यादा लगती हैं, लेकिन डॉक्टर ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब जी, कोकोनट ये क्या है? कोकोनट आप कह लें हमारी जवानी का राज, हमेशा खूबसूरत रहने का तरीका। असल में ज़ैनब जो है वो 65 इयर्स की है, लेकिन कोकोनट की वजह से बिल्कुल एक 20 साल की लड़की लगती है। नहीं, बालों को अच्छा रखना, बॉडी को एनहांस अच्छा, कोकोनट करना। फ्रूट है, राइट? अच्छा, हम जब बेनिफिट्स की बात करते हैं तो मैं जब हम एक तो आप बेनिफिट्स हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा, लेकिन उसके बाद मैं बात ये ज़रूर करना चाहूँगी कि बालों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हैं, स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खाना किस तरह है। तीनों चीज़ें मैं आज बताना चाहूँगी आपके थ्रू। तो सबसे पहले तो बेनिफिट्स की बात करते हैं। कोकोनट हमारे पास 3 तरह से अवेलेबल होता है। एक जो कच्चा कोकोनट अवेलेबल होता है, लेकिन पाकिस्तान में वो, लाहौर में स्पेशली, बहुत कम अवेलेबल कभी कभी आता है और एक्सपेंसिव भी होता है, तो लोग उसको कम ही ऑप्ट करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन जो होती है वो उसके अंदर होती है। सबसे ज़्यादा हमारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वो जो ग्रीन वाला होता है। यस, आप कह लें कि कोकोनट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हर चीज़ मिक्सचर में अवेलेबल है और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन देखें, जो ग्रीन वाला कोकोनट होता है उसका पानी तो बंदा पी सकता है, हाँ, लेकिन जो उसके अंदर उसके पानी के अंदर है ना सब कुछ। अच्छा, तो गूदा नहीं खाना? नहीं, उसका सिर्फ पानी आपने कंज्यूम करना है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा ब्राउन वाला नॉर्मली कोकोनट बंद फॉर्म में अवेलेबल हाँ, जिसके ऊपर बाल से होते हैं। हाँ, आपने वो कोकोनट कंज्यूम भी अगर आप करते हो और आप उसका पानी भी पीते हैं तो उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ग्रीन वाले से आप कह लें कि कदरे थोड़े कम होते हैं, लेकिन होते इसमें भी हैं। ठीक है। नंबर 3 फॉर्म हमारे पास अवेलेबल होती है, जो ड्राई फॉर्म में हमें एक कोकोनट मिलता है, जो कि मार्केट्स में अवेलेबल होता है। यूजुअली हमारे घरों में या आप कह लें कि मीठों में, और वही इस्तेमाल होता है ड्राइड फॉर्म जो उसकी होती है। खोपरे में जो कट हुए हाँ, पीसेस आते हैं। अब फायदे उसके भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बताया ग्रीन के हैं, आपने उसका पानी पी लिया।
अब अगर आपको नक्सीर है यानी आपके नाक से खून आता है, उसका इलाज कोकोनट है। आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उसका इलाज कोकोनट है। आपकी शुगर हाई रहती है, उसका इलाज कोकोनट है। आपका जैसे अक्सर हम कहते हैं दिल बैठता है, बहुत ज़्यादा आप जो है वो कह लें कि अनकॉन्शियस हो जाते हैं, चक्कर आते हैं लोगों को, या इवन जिन प्रेग्नेंट लेडीज़ में हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, प्रेगनेंसी उनकी जो है वो हार्डशिप्स में होती है, अगर वो डेली बेसिस पे कोकोनट खाएं या उसका पानी पिएं, दोनों काम भी हो सकते हैं। और अगर खाएं तो वो स्टेबल भी होती है उनकी फॉर्म, कि अक्सर लोगों के जैसे मिसकैरेजेस बहुत कॉमन हो जाते हैं, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी कह लें कि परमानेंट होना शुरू हो जाती है। मतलब एक चीज़ को हम कह लें कि ईजी हो जाती है उनके लिए, और उनकी डिलीवरी भी उनके लिए बहुत आसान है। और उसके साथ साथ हमने जैसे बात की कि इसके और क्या बेनिफिट्स हैं, इसका मेजर बेनिफिट ये है आपकी स्किन पे जो एक्नी, रिंकल्स, स्कार्स, डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है, वो आपकी कोकोनट से ख़त्म हो जाती है, सिर्फ खाने से भी। लेकिन अगर हम उसके ऑयल को फेस पे मसाज करते हैं, और एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि मसाज जब भी करें प्लीज़ ऊपर को करें, नीचे को नहीं करनी, क्योंकि हमारा ये बड़ा मसला है कि हमने क्रीम भी लगानी है, नीचे को लगानी है, ऊपर को नहीं लगाते। और फिर आप अपने मुंह के मसल्स को खींच खींच के लटका देते हैं, फिर कहते हैं कि हमें रिंकल्स पड़ रहे हैं। रिंकल्स पड़ रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी मेरा मुंह बहुत सैगी हो गया है, मेरी स्किन टाइट नहीं रही, मैं अब क्या करूँ। आपने मेकअप उतारना है, आपने अपने पोर्स को क्लीन करना है, क्लिनजिंग करनी है। बाय द वे कोकोनट ऑयल, हाँ एग्जैक्टली, कोकोनट ऑयल क्लेंजिंग के लिए बहुत बेहतरीन है। बहुत बेहतरीन। जो लोग मेकअप मुंह पे लगाते हैं और महंगे महंगे क्लेंजर्स खरीदते हैं, उससे 1000 गुना बेहतर है कि आप कोकोनट ऑयल को मुंह के ऊपर लगाएं और फिर कॉटन के साथ उसको वाइप ऑफ करें ऊपर की तरफ, अगेन अंडर आई, ये वो एक मतलब आपकी इतनी अच्छे तरीके से स्किन क्लियर कर देता है। अंडर आई सिरम्स हम इतने महंगे खरीदते हैं, अगर सिर्फ कोकोनट ऑयल डेली बेसिस पे आप रात को लगाना शुरू कर दें तो आपके जो सर्कल्स हैं वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। आपकी आईलिड्स जो हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी लाइट है, मुझे डेली बेसिस पे मस्कारा यूज़ करना पड़ता है, अक्सर मुझे जो है ट्रीटमेंट्स करानी पड़ती हैं। आप डेली कोकोनट उस पर भी लगाएं, आप विजिबल डिफरेंस देखोगे कि क्या आता है। कोकोनट के साथ अगर कैस्टर ऑयल भी मिक्स कर लिया जाए तो वही कहने लगी थी कि कैस्टर ऑयल यूजुअली लोग कहते हैं कि लगाना चाहिए, बट वो इतना थिक और ग्लूई सा होता है। कैस्टर ऑयल को जब भी लगाएं सर के बालों के लिए, अपने जो है आईलिड्स के लिए, आईब्रोज के लिए, हमेशा उसके साथ कैरियर ऑयल जो है ना उसको लाजमी यूज़ करें। जब हम कैरियर ऑयल को ऐड कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स आप कह लो एक तो डबल हो जाते हैं, दूसरा कैस्टर ऑयल को लगाना और उतारना इजी हो जाता है। अब कोकोनट ऑयल को जो हम वेट लॉस के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल है, हमें अक्सर फीलिंग यही आती है कि नहीं जी ये तो बड़ा हमें मोटा करेगा, और बिल्कुल नहीं। कोकोनट ऑयल का अगर हम सुबह डेली उठ के 1 टेबलस्पून अपने मुंह में डालें और उसकी जैसे हम कहते हैं कि गार्गल्स कुल्ली करें, कह सकते हैं, बहुत 3-4 मिनट जो है ना मुंह में आपने उसको रखना है, आपके दांतों के सारे मसले हल हो जाएंगे। आपके जो कह लें इंटरनल माउथ के प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें हम कहते हैं जी दांतों को कीड़ा लगना, गम्स का ख़राब होना, मुंह से स्मेल आना, और उसके साथ साथ मुंह के ब्रिसल्स यानी दाने बन जाना मुंह के अंदर, वो सब कोकोनट ऑयल से आप ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, ये वैसे मैंने बड़ी दफ़ा सुना है कि मुंह के अंदर अगर आपके दाने वगैरह, हाँ, वही ब्लिस्टर्स जो आप कह रहे हो, तो वो उनको जब आप कुल्ली करते हैं उससे, या उसको अपने मुंह में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल को, क्योंकि होता ही है ना कि अगर आप लगा भी देते हैं तो क्योंकि मुंह में सलाइवा होता है वो हट जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि 3 मिनट तक अगर आप उसको मुंह के अंदर जैसे कहते हैं स्विश करना, दोनों साइडों पे करना, जैसे कुल्ली टाइप करना, ऑब्वियसली 3 मिनट तक कोई भी चीज़ को मुंह में रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप इसको डेली करते हैं तो ये, और कहते हैं कि सारे आपके अंदर से टॉक्सिन्स भी निकल खत्म हो जाते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में लोगों ऑफ कोर्स पूरा टीस्पून आप नहीं ले सकते, 1-2 ड्रॉप्स से शुरू कर लें। नहीं, बट उसे करके फिर आपने थूकना है या अंदर ले जाना है? अच्छा, इसकी दोनों जो है वो आती हैं रिसर्चेस। एक रिसर्च ये कहती है कि उसके अंदर आप टॉक्सिन्स ऐड हो गए हैं तो उसको स्पिट आउट कर दिया जाए। मुझे तो यही लगता है कि भाई दूसरी से आप कुल्ली कर रहे हैं उसको फेंक ही दें। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अगर आप उसको बॉडी में लेके जाते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो भी वेन्स और आर्टरीज भी क्लियर होती हैं। मैं इसमें ये हल निकाल के आई हूँ कि आपने जिससे गागल्स किए हैं, जिससे आपने वो फेंक दें और सादा लेके उसको डायरेक्टली कंज्यूम कर लें। मतलब अच्छा, एक दफ़ा आपने पहले बात की थी कि जैतून के तेल को हमें सुबह लेना चाहिए, तो अब जैतून का लें कि कोकोनट का लें? ऑल्टरनेट डेज पे ले लें। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज पे ले लें। आपको कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत ज़्यादा रहती है तो उसके लिए आप डेली बेसिस पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें
और अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है जिन दिनों, उन दिनों आप कोकोनट ऑयल का या कोकोनट के पानी का इस्तेमाल कर लें। अब जैसे नक्सीर की मैंने शुरू में बात की थी, तो ये लोगों का बहुत ज़्यादा मसला है, सर्दियों में स्पेशली हीटर्स भी ऑन होते हैं, हीट ऑन हुई भी होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो जाती है रूम्स में। और सुबह उठते हैं तो कभी कभी पिलो के ऊपर भी ना ब्लड लगा हुआ होता है, बंदा कहता है ये कहाँ से आया, और फिर बंदा रियलाइज करता है कि नाक से निकला है। हाँ, उसका सिंपल सा हल ये है, अगर पानी कोकोनट का अवेलेबल नहीं है, ऑफ कोर्स उसका सीजन होता है, तो आप उसके लिए ये कर सकते हो जो सादी गिरी में भी आता है, उसको मैं नहीं प्योर समझती, इसलिए क्योंकि मैंने वो 3-4 दफ़ा लेके उसका एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मुझे पेशेंट्स ने आके कहा कि हम वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने पहले ख़ुद ख़रीदा और मैंने उनको कहा कि यू होल्ड, आई विल यूज़ एंड लेट यू नो। मैंने उसको बाय किया और मैंने देखा कि उसको तो पड़े हुए वो कोकोनट रहता ही नहीं है। लाइक जो कोकोनट का पानी आप कह लो बाहर कंट्रीज़ में मिलता है ना, वो प्योर होता है, जो यहाँ पे मिलता है उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि मैंने वो भी ट्राई किया और ये भी ट्राई किया। हमारे पास जो बाहर से आके मिलता है वो यूजुअली एक्सपेंसिव में चला जाता है, तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है। यहाँ पे इंपोर्टेड वाला हो तो हाँ, वो आप यूज़ कर सकते हो, मगर वो भी देखना है व्यूअर्स के किधर का क्या कंपनी, और हाँ, चीनी और तो नहीं डली, एक्सपायरी डेट उसकी क्या है, एक्सपायरी डेट और चीनी तो नहीं डली, चीनी नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। सिंपल काम आप ये कर लो, गिरी को लो जो घर में वो होती है सादी, जो ड्राई हो गई हुई होती है, उसको रात भर पानी में भिगो दो, सुबह उठ के वो गिरी खा लो, सेम इफेक्ट वो दे देगी आपको जो ताज़ी गिरी देती है। और पानी उसका पानी फेंक दें, वो ना इस्तेमाल करें, क्योंकि जितने भी उसके ऊपर वो जर्म्स और वो, क्योंकि वो हमारी बड़े गंदे हालातों से होकर हमारे तक पहुंचती है। हम चाहे बहुत अच्छे स्टोर से भी ले लेना, फिर भी उसके हालात इतने अच्छे नहीं होते कि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, कभी कभी ना गिरी जब लेते हैं तो उसका ना अजीब सा टेस्ट आ रहा होता है, उसका अजीब सा एक आफ्टर टेस्ट आ रहा होता है, तो क्या वो ख़राब हो गई होती है, क्या इशू? हमारे यहाँ मसला ही ये है कि हम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता ना, तो उसका तेल सा निकल आता है कुछ, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपने पहले टेस्ट कर लिया है तो उसको छोड़ दीजिए। अगर आपको खाने के बाद पता चला है तो कोशिश करें ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी पी लें, ताकि वो जल्दी बॉडी से बाहर निकल सके और आप जो है वो ईज़ पे आ जाओ जल्दी से जल्दी। इसके अलावा कोकोनट जो है वो आपकी बॉडी की मसाज करने में भी बहुत हद तक हेल्पफुल है। मैं अभी यही बता रही थी कि मेरी बेटी नूर जो है जब बिल्कुल बेबी थी, और जब मालिश उसकी, खैर अब भी करते हैं, बट जब वो बिल्कुल ही छोटी सी थी तो हमने जब उसकी मालिश करने की कोशिश की जैतून के तेल से की, वो उसको सूट नहीं किया, दाने निकल आते थे, मतलब उसको रैश हो जाती उसकी खूबसूरती का ये राज है। तो फिर हमने जब कोकोनट ऑयल से उसकी मालिश करनी, हमने सारे तेल ट्राई किए कि ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इंपोर्टेड वाले जो ब्रांड्स के भी होते हैं, एंड में उसको सूट किया तो कोकोनट ऑयल। क्योंकि कोकोनट जो है वो आपको बहुत लोगों को आसानी से सूट कर जाता है, इसके रिएक्शंस कम होते हैं। अब अक्सर लोगों को आपने देखा होगा वो कहते हैं कि जी हम सरसों का तेल सर में लगाए ना तो हमारे सर में खारिश होती है, और निकलता ही नहीं है, निकलता नहीं, जम नहीं जाता है। सिर कहता है कोकोनट ऑयल की एक बड़ी अच्छी बात है, तो मुझे बड़ी पसंद है कि आपने अभी अगर लगाया तो आप एक शैम्पू भी करेंगे तो वो आपके बालों से निकल जाएगा। बाकी सारे ऑयल्स, इवन ऑलिव ऑयल, क्योंकि वो थिकर होते हैं, तो वो जब आप वॉश करते हैं अपने बालों को तो 2 दफ़ा आपको धोना पड़ता है। अब जो तेल आपने अपने बालों को मॉइस्चराइज करने के लिए लगाया, जब 2 दफ़ा आप अपने बालों को धोएंगे तो वो बाल असर खत्म हो गया उल्टे, और आपके बाल ड्राई हो जाएंगे। अच्छा, उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने बाकी ऑयल्स ऑफ कोर्स इस्तेमाल तो करने हैं, तो आप उसमें या तो एलोवेरा जेल ऐड कर लें या फ्लैक्सीड की जेल जो है वो ऐड कर लें। तो फ्लैक्सीड की जेल और एलोवेरा जेल जो है वो उसके कह लें टेक्सचर को लेस थिकन कर देगी, वो बालों से जल्दी निकल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक एडिशन करना चाहूँगी, अगर आपको सिरम बनाना है अपने बालों के लिए तो कोकोनट ऑयल में अगर आप एलोवेरा जेल डाल के उसको अच्छी तरह शेक कर लेंगे तो फिर आप थोड़े से ड्रॉप्स अपने, और बेशक लिए अगर आपने लैवेंडर ऑयल के 2-3 कतरे डालने हैं या किसी भी ऐसी अच्छी खुशबू वाली कोई भी जो ऑयल है उसके डाल दें, रोजमेरी ऑयल डाल दें, उसको अच्छी तरह शेक कर लें। उसके बाद उसको सिरम की तरह फ्यू ड्रॉप्स हाथों पे डालें, ऐसे करके अपनी फिंगर से गुजार के अपनी लेंथ और एंड्स के ऊपर, आपने जड़ों में नहीं लगाना क्योंकि फिर आपके बाल ग्रीसी हो जाएंगे। फ्रिज है वो ख़त्म हो जाएगा, फ्रिज कंट्रोल हो जाएगा इस सिरम से। और ये बड़ा अच्छा एक ये भी है क्योंकि हमारे यहाँ जो आजकल जो सिरम्स मिलते हैं इतने महंगे हैं मार्केट में, ऑफ कोर्स अफोर्डेबिलिटी जो है वो इशू बनता जा रहा है। और उसके साथ जब बाहर निकलते हैं पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, मैंने अक्सर अपने क्लाइंट्स में ये कहते सुना है कि मैं तो बाल ना स्ट्रेट करती हूँ ना मैं कर्ल करती हूँ, फिर भी मेरे 2 मुँहे बाल कहाँ से आ जाते हैं, और मैं कटिंग्स भी रेगुलर आफ्टर 3 to 4 months लेती हूँ। अच्छा, इसमें पानी का भी इशू है क्योंकि देखें स्पेशली कराची, अब एक बात है कि एज मच एज आई लव गोइंग टू कराची एंड डूइंग माय वर्क ओवर देयर, जब भी मैं कराची जाती हूँ मेरे बाल बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं क्योंकि वहाँ का पानी मेरे बालों को नहीं सूट करता। सो
और अक्सर लोग जो कराची में रहते कहते हैं यार हमारे बाल बर्बाद हो गए। सो स्पेशली उस साइड पे जो लोग हैं और जिनके पानी की वजह से भी बाल डैमेज होते हैं, कोकोनट ऑयल बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है उनके लिए। और ये जो सिरम हमने बताया, एलोवेरा की जेल लिया आपने, कोकोनट ऑयल लिया, छोटी सी किसी भी आपकी खाली सीरम की बोतल है, कोई भी बॉटल लें, साफ सुथरी ड्राई, उसके अंदर डाल के अच्छी तरह शेक करें। मतलब बेस्ट रिजल्ट्स हैं एक इसके। हिस्सा आप कोकोनट ऑयल का डालें, 2 हिस्से आप एलोवेरा के डालें और अच्छी तरह उसको शेक करने हैं। लाइक उन्होंने कहा रोजमेरी का ऑयल डाल दें, लैवेंडर ऑयल डाल दें, लेमन ग्रास का कोई भी ऐसा 2-3 कतरे बालों उसके अंदर ऑयल के डाल दें तो उसकी खुशबू अच्छी है। अच्छा, इसका स्किन के लिए भी एक मैं बताना चाहूँगी। अच्छा, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो स्किन पे हम कोकोनट ऑयल को या कोकोनट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट का ऑयल सिर्फ नहीं होता, कोकोनट क्रीम भी मिलती है, कोकोनट पाउडर मिलता है, कोकोनट वाटर मिलता है। सो उसकी वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स मिलती है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे और एग्जैक्टली कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं कोकोनट के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं कोकोनट की या खोपरे की, लेकिन अभी जो आपने फॉर्म देखी वो आपने उसकी ड्राई फॉर्म देखी है। ड्राई फॉर्म से मुराद ये कि मतलब जब वो पक जाता है। एक ग्रीन फॉर्म भी होती है कोकोनट की, जिसका अभी हमें ज़ैनब बता रही थी कि वो ग्रीन फॉर्म जो है उसका पानी जो है उस वक्त आप कंज्यूम करते हैं क्योंकि उसकी फ्लैश खाने ज़रा अजीब सा होता है, लेकिन उसका जो ये देखें अभी जैसे कि ये ग्रीन फॉर्म है इसकी, जिसका पानी लोग अक्सर पीते हैं, स्पेशली थाईलैंड वगैरह और उस साइड पे तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। अच्छा ज़ैनब, ब्रेक से पहले आप बताना चाह रही थी कि स्किन के लिए कुछ आप टिप देने लगी थी कि कोकोनट के साथ हम क्या कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल लेके उसका अगर हम स्किन पे अपर साइड पे मसाज करें और उसके बाद अगर तो वार्म पैकेट्स मिलते हैं, आप वो अफोर्ड कर सकें तो वेल एंड गुड, आप उनको माइक्रोवेव में रखें लाइक फॉर 30 सेकेंड्स और उनको फेस के अपर साइड पे उसके साथ मसाज करें, ऑयल आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग हैं, ऑफ कोर्स नहीं मिलता, कहीं गांव वगैरह में नहीं अवेलेबिलिटी, तो आप ये कर सकते हो कि 2 स्पून्स लो, उसको गर्म पानी में गर्म कर लो और उस गर्म चम्मच इतनी गर्म ना हो कि आपकी स्किन जल जाए, थोड़ा सा निकाल के बाहर रखो, थोड़ी वो नॉर्मल हो जाए तो उसके साथ स्किन को अपवर्ड्स अगर आप उसको करते हो तो जितनी आपकी लाइंस पड़ रही हैं ना स्किन पे, वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी और आपके ऑयल का बॉडी जो आपका फेस है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। कुछ विंटर्स में हम कहते हैं कि हमारी स्किन ड्राई पैचेस बनते हैं, अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो हमें किसी भी और सिरम, कोल्ड क्रीम, किसी भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा ज़ैनब, नाउ आई वांट टू गो टुवर्ड्स द डिफरेंट फॉर्म्स। देखिए, कोकोनट वाटर, कोकोनट मिल्क और कोकोनट क्रीम, इन तीनों में क्या फ़र्क है? मुझे नहीं कभी समझ आई आज तक। कोकोनट वाटर वो है जो उसका पानी अंदर नेचुरल मौजूद जो होता है वो तो Simple। समझ आ गई। अच्छा, कोकोनट मिल्क जो है, जो कोकोनट का हम खाते हैं, वाइट वाला और ब्राउन वाला पोर्शन, उसको ग्राइंड किया जाता है पानी के साथ और उसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो उसका एक्सट्रैक्ट है वो कोकोनट मिल्क है। तो क्रीम किधर से निकलती है कोकोनट जो की? हमने वो एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है, जो वो हमारे पास बच गया है ड्राइड फॉर्म में, उसकी हम मिला के क्रीम बना लेते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा उसका मिल्क ऐड होता है और बाकी वो जो हम कह लें कि खोपरे का वो बचता है, वो उसका गाढ़ा सा जो होता है वो उसकी क्रीम बन जाती है। ये हम घर पे भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप एक कोकोनट खरीदें, उसका पानी पी लें, उसके बाद कोकोनट को अब छोटे छोटे पीसेस, अपना जार ना तोड़ लीजिएगा प्लीज़ छोटे छोटे पीसेस उसके करके उसको जार में डालें, ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालें, उसका मिक्सचर बनाएं, उसको किसी भी मलमल के कपड़े में या स्टेनर में स्टेन कर लें, उसका जो है वो निकलेगा वो मिल्क होगा, फिर से वापस डालें पानी के साथ, उसको ब्लेंड करें, फिर से जो निकलेगा वो मिल्क है। जो रेजिड्यू बचा है उसको आप दूध में, दही में, बेसन में, हल्दी और अपना वो पैक बना के आप अपने फेस पे लगाएं या उसको एज नाइट क्रीम आप जो उसमें वही थोड़ा सा मिल्क डाल के रख लें, डेली रात को लगाएं, बेस्ट हो जाएगी आपकी स्किन। दूध भी मिल गया आपको, कोकोनट का पानी भी मिल गया और कोकोनट क्रीम भी घर पे अवेलेबल है। और बाय द वे कोकोनट मिल्क तो बहुत से लोग अपनी कॉफ़ी में भी डालते हैं, अपनी मिल्क, अपनी चाय में भी डालते हैं, जिन लोगों को दूध नहीं सूट करता। और उससे ज़्यादा और कोकोनट मिल्क में फैट कम है।
हमारा जो भैंस का या गाय का दूध होता है ना, उसमें फैट ज़्यादा होता है, बकरी के दूध में उससे कम आता है। और जब हम आलमंड मिल्क, कैशूनट मिल्क में ज़्यादा होता है, लेकिन आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क की तरफ आते हैं तो इनमें कैलोरीज कम है, कोकोनट में स्पेशली कैलोरीज कम है। अच्छा, कोकोनट शुगर का मुझे बताएं, इसके बारे में भी बहुत पढ़ रहे हैं, स्पेशली जो लोग कीटो वगैरह कर रहे होते हैं और इस तरह डाइट पे होते हैं, तो कहते हैं कि जी आप कोकोनट शुगर का इस्तेमाल कर लें। जी, कोकोनट शुगर कौन सी चीज़ है? कोकोनट शुगर बेसिकली जो उसका वो रेजिड्यू आता है ना कोकोनट का, हम कोकोनट के अंदर उसकी जो है एक्सट्रैक्शंस करते हैं। अब सिंपल एक अपनी लाइफ में बात आप भी और लोग भी ये याद रखें, जो चीज़ जितनी प्योरीफाई होती जाती है वो उतनी आपके लिए नुकसानदेह होती जाती है। चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो आपके लिए फ्रोज़न फूड्स हैं आपके, चाहे वो आपके लिए कोई भी क्रीम है, सिरम है, कुछ भी है, जितना आपने उसको आगे आगे प्योरीफाई कर लिया है वो उतना आपके लिए नुकसानदेह होता जाएगा। अब जैसे हम बात करते हैं, हमारे पास अक्सर लोग जो कहते हैं कि जी ऑयल्स और ये चीज़ें जो हैं हमने कोल्ड प्रेस बहुत ज़्यादा करवा के लिए हैं। भाई जब आपने इतना ज़्यादा कोल्ड प्रेस करा दिया तो उस ऑयल में बचा ही कुछ नहीं है। अब आप उसको लगाओगे क्या और उसका खाओगे क्या? उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। और इससे ज़्यादा हम एक स्मोक पॉइंट की बात करते हैं, यानी ऑयल को जब हम चूल्हे पे रखते हैं तो वो कितनी देर में उसमें से धुआं निकलना शुरू होता है, वो उसका स्मोक पॉइंट होता है। अब हम कोकोनट ऑयल में अक्सर लोग कहते हैं हम फ्राइंग करके खाते हैं। कोकोनट ऑयल को जैसे ही आप आग पे रखते हो, वो जितनी जल्दी वो पकड़ता है स्मोक, वो उतना आपके खाने के लिए डेंजरस है। जितना वो लेट पकड़ेगा वो उतना आपके लिए आसान है, आप उसमें फ्राइंग क्या खाना बना के खा सकते हैं। कोकोनट ऑयल में अक्सर इसलिए रिकमेंड नहीं करती क्योंकि कोकोनट ऑयल में एक थोड़ी सी स्मेल होती है जो खाने में ऐड हो जाती है। हम ऑलिव ऑयल डालें, देसी घी डालें, हम अपना बटर डालें, ऑयल्स डालें, वो स्मेल नहीं उसमें आती। कोकोनट की स्पेसिफिकली एक होती है, वो उसमें एक फ्रेग्रेंस हम कह सकते हैं। देखिए, अब जिसको नहीं पसंद उसको नहीं पसंद, बट आप देखें कि जैसे पसंद कि है। मुझे आई रियली लाइक द स्मेल, और उसमें जब खाना बनता है और स्पेशली अगर आप दाल पे उसका तड़का लगाएं तो उसकी एक बड़ी यूनिक सा फ्लेवर होता है। और साउथ एशियन खाने में तो बहुत ज़्यादा कोकोनट और कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल होता है। ऑयल का इस्तेमाल होता है कोकोनट के, और वाकई उसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे थोड़ा सा मसला ये भी आता है ना कि हम जिस चीज़ को स्टिक कर लेते हैं ना, जो चीज़ें हमने समझ ली हैं कि ये बेस्ट है, हम उसको छोड़ने को तैयार नहीं ना होते। हमारे मसाइल थोड़े ये बढ़ते जाते हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं इसके अंदर? मतलब इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्बो है, फैट तो चले हम अंडरस्टैंड कर लिया कि इसमें फैट है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है इसके अंदर। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं शामिल? इसके अंदर कार्ब्स भी हैं, आपके प्रोटीन भी है? हाँ, लेकिन बड़े कम अमाउंट में आता है। जैसे आप कह लो कि सिर्फ 2 to 5% मैक्सिमम। हाँ, लेकिन कहते हैं कि डाइटिंग में अगर आप कोकोनट खाएं तो आपको वेट गेन नहीं होता। आप कोकोनट ऑयल में कोई भी चिकन, स्टेक कुछ भी बना के खाओ, आपका वेट बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैं स्टेक्स जब ज़्यादा खाता हूँ, सॉसेस बनाता हूँ तो मेरा वेट बढ़ता है। आप इवन वाइट सॉस जो बनाते हैं पास्ता के लिए या चिकन के लिए, वो आप कोकोनट ऑयल में बनाएं तो उससे भी फैट गेन नहीं होता, लेकिन उसमें मैदा ना डालिएगा। सॉस को जो है वो ऑयल और उसके साथ ही बनाइएगा। ये ना हो कि मैदे डाल डाल के खाएं और फिर आपने कहा था। हाँ, इसी बात है कि देखिए, एक चीज़ को मैनेज करने से और रिड्यूस करने से आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा अगर बाकी चीज़ें भी बैलेंस में हैं। अब आपने वो डाला, उसके बाद आपने मक्खन भी डाल दिया, साथ में आपने मैदा भी डाल दिया, तो देन रिप्लेस करने की बात फुल फैट क्रीम भी डाली, फिर चीज़ भी सारी डाल दी, और फिर आप कहेंगे कि जी आपने कहा था वाइट सॉस इसमें बनाए तो वज़न नहीं बढ़ेगा, तो हम तो डेली बेसिस पे खा रहे हैं फिर भी वज़न नहीं कम हो रहा। ऐसे तो नहीं होना। और जो हम खाते हैं, जो हम लगाते हैं, वो हम नज़र आते हैं। और जो लोग ये कहते हैं ना कि जी मैं तो सब कुछ खाता हूँ फिर भी मैं मोटा नहीं हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ मैं फिर भी, झूठ बोलते हैं आपके साथ, पीछे जाके कुछ भी नहीं कर रहे होते। जैसे ये वही बच्चे वाली एग्जाम्पल है जो आके आपका फ्रेंड कह रहा होता है यार कुछ नहीं पढ़ा, पेपर में कुछ नहीं आता, और पेपर में सबसे ज़्यादा वो लिख रहा होता है। मुझे लग रहा है ये ज़ैनब के साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, ये दुखती रग पे हमने उंगली रख दी है। अच्छा, फाइनली एंड में व्यूअर्स को क्या पैगाम दोगे? एंड में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप डेली बेसिस पे खुद भी कंज्यूम करें, बच्चों को भी कंज्यूम करवाएं, और अगर कोई तरीका समझ नहीं आता इसको खाने का तो अपने ब्रेकफास्ट में एक दही का बाउल लें, उसके अंदर 2 चम्मच छिलका डालें, 1 चम्मच कोकोनट का जो बारीक होता है वो डालें, अपने ड्राई फ्रूट्स डालें। इससे बेस्ट ब्रेकफास्ट आपके लिए और नहीं हो सकता, जिसके अंदर प्रोटीन भी है, फैट्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी सारे आपकी बॉडी में आ गए, आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आप भी हेल्दी होगे। थैंक यू सो मच ज़ैनब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड एन ऑनर। तो अगर ज़ैनब गोंदल की तरह हसीन लगना है
तो कोकोनट का इस्तेमाल करें। बट जनरली व्यूअर्स देखिए, सिर्फ अच्छा लगने के लिए नहीं, अच्छा महसूस करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू वांट टू फील गुड, उसके लिए एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी ज़रूरी है। उसमें जैसे कि ज़ैनब अक्सर शो पे आती हैं, कभी हम जैतून की बात करते हैं, कभी हम कोकोनट की बात करते हैं, कभी हम बात करते हैं फल और सब्जियों का मतलब कंबाइंड इस्तेमाल, नट्स पे हमने भी शो किया हुआ है। व्यूअर्स कोशिश ये है कि आपको गाइडेंस दें। अब ये नहीं कि आज हमने कोकोनट की बात की तो बस कोकोनट ही कोकोनट हो जाए। हर चीज़ को, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आप एक दिन सुबह जैतून का तेल इस्तेमाल करें तो अगले दिन आप कोकोनट का यूज़ कर लें, बैलेंस में चीज़ों को ले आएँ। अब ये नहीं कि एक चीज़ की बात की तो उसी के डगर लग जाना है। एलोवेरा की बात करते हैं तो एलोवेरा डिफरेंट चीज़ों से कॉम्बिनेशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नहीं कि भाई हर रोज़ अब आपने सिर्फ वही चीज़ यूज़ करनी है। सो आई होप कि हमारे शो के बाद आप कोकोनट का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में वापस लेके आएंगे या और लेके आएंगे, बट अगेन बैलेंस, ओवरडू नहीं करना। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम जो है अपने सेकंड हाफ में डेवलप किया है, डिज़ाइन किया है। गुफ्तगू की तरफ बढ़ने से पहले एक लेजेंड आर्टिस्ट जो अब हमारे साथ नहीं है लेकिन उनका काम हमेशा हमारे साथ रहेगा, उनको हमने एक ट्रिब्यूट पेश करना है। आइए देखते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उस्ताद हमीसो ख़ान को, एक ऐसे ब्रिलियंट पर्सनैलिटी जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में परफॉर्म किया। आपने इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी परफॉर्म किया और पाकिस्तान को वेरियस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपने रिप्रेजेंट किया। आपकी बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी और परफॉर्मेंस के ऊपर आपको वेरियस डिफरेंट अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन ऑफ कोर्स जो हमारा सबसे बड़ा अवार्ड होता है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आज हमारे बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट उस्ताद हमीसो ख़ान के फ़र्जंद, उनके बहुत ही ब्रिलियंट बेटे अकबर हमीसो ख़ान हमारे साथ हैं। अकबर भाई ने वक्त निकाला अपने बिज़ी स्केड्यूल में से और आए हैं हमारे शो पे। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है और इनकी माशाल्लाह जो परफॉर्मेंस है और कारकर्दगी पे इनको गवर्नमेंट की तरफ से तमगाए इम्तियाज़ से नवाजा गया। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अब अकबर भाई एक रिनाउंड अलगोज़ा प्लेयर हैं अपने फ़ादर की तरह माशाल्लाह, और इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के चारों सूबों को रिप्रेजेंट किया म्यूज़िक में डिफरेंट लेवल्स पे और डिफरेंट डिग्रीज़ पे। तो अकबर भाई आपको भी वेलकम करना चाहेंगे। आपके साथ कुछ साथी आए हैं, हमारे म्यूज़िशियन भाई आए हैं, उनका नाम भी लेना बहुत ज़रूरी है। शाहिद ख़ान तबले पे हैं, सलामत अली ढोलक पे हैं और वसीम हैदर कीबोर्ड पे हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड देन व्यूअर्स, मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ा ऑनर है एक ऐसी पर्सनालिटी को आपसे इंट्रोड्यूस करने का जो ख़ुद एक बेहतरीन होस्ट हैं। तो जो होस्ट के साथ होस्ट को बिठा देते हैं तो या तो बहुत बातें होती हैं या कोई भी बातें नहीं होती। तो हमारे साथ एक बेहतरीन होस्ट, एक पोइट, एक सिंगर, एक कंपोज़र एंड ए ब्रिलियंट म्यूज़िक टीचर और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की फैमिली का हिस्सा रह चुके हैं फ़हीम मज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम। अच्छा फ़हीम साहब, गुफ्तगू करने से पहले मेरे ख्याल से जब अकबर भाई हमारे साथ हैं तो सबसे पहले तो इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे इस सेगमेंट का आगाज़ एक खूबसूरत सी परफॉर्मेंस के साथ करें और फिर हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी करेंगे।
बात है, क्या बात है, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या बात है। और आप लोगों ने भी क्या खूबसूरत साथ दिया, क्या बात है, ब्यूटीफुल सर। बड़ी बड़ी बात है कि आप सिंधी मिजाज बजा रहे हैं, क्योंकि इलाकाई जो मिजाज होते हैं सर को मालूम है क्या बात कि पंजाब के म्यूजिशियन जो होते हैं वो पंजाबी फोक के साथ बहुत अच्छा बजाते हैं, लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो बजाया है माशाल्लाह, मुझे नहीं लगता है कि मैं आगे पंजाब में परफॉर्म कर रहा हूँ, लाहौर में। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने सुबह सिंध में भाई क्या बात है, क्या बात है, जहाँ क्रेडिट देना बनता है वहाँ बनता है। क्या बात है आप लोग। आपने जो झोल कायम किया है वो सिंधी झोल है। जी जी इसमें तो बेशुमार पंजाबी झोल भी हैं जी जी जी। हमारे पंजाब में जो है। अच्छा, क्या अब बात है। सबसे पहले मैं अगर मौसीकी की डेफिनेशन सर आपसे मांग लूँ तो फिर उसके बाद ऑफ कोर्स ये जो इतनी खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है अलगोज़ा, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि टेक्निकली दो काम एक ही शख्स कर रहा होता जी, है, जी। क्योंकि दो हैं और उसमें एक मेल और एक फीमेल है, यानी कि एक को जेंडर वाइज खातून और एक मर्द, उर्दू में अगर उसको डिफाइन करेंगे तो मैं इस पे आपसे प्रॉपर सर इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले क्योंकि मौसीकी की बात कर रहे हैं तो एज अ म्यूज़िक टीचर, एज अ सिंगर, एज अ कंपोज़र, एज अ पोइट, मौसीकी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए जी, मौसीकी सबसे पहले आप सुर देखिए। सुर जो होता है वो एक फ्रीक्वेंसी होता है जो कि आप उसको फिजिकली यू कैन जस्ट रिलेट टू इट। आपने ट्यूनिंग फोक्स देखे होंगे जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब आप बाजा वगैरह सुर करवाते हैं तो एक उनके पास इंस्ट्रूमेंट द ट्यूनिंग फोक दैट गिव्स यू स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, तो उसके मुताबिक वो ट्यून होता है। तो म्यूज़िक क्या है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नोट्स, बहुत सारे नोट्स मिलके मौसीकी बनाते हैं। और उसके ऊपर सबसे अहम चीज़ होती है द मेलोडी, द स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूज़िक विच यू क्रिएट। जिस तरह की उन्होंने एक मेलोडी बजाई है और वो पीछे कॉर्ड्स भी दे रहे थे, दैट्स अ डिफरेंट जिसको कहना चाहिए लेयर ऑफ म्यूज़िक। बट द मेलोडिक म्यूज़िक जो है वो आपने बजाया, एक खूबसूरत धुन बजाई जो कि बहुत पॉपुलर है लोगों में। तो ये एक कानों को भला लगने वाला एक रिदमिक पैटर्न उसके साथ चलता है जो कि दिलों पे असर करता है। दिस इज़ व्हाट म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट। अब इंस्ट्रूमेंट्स सब कॉन्टिनेंट के बहुत से हैं, उनकी तरफ आना चाहूँगी, लेकिन जो इतना खूबसूरत और जिनकी मतलब जनरेशन टू जनरेशन इनकी फैमिली में अलगोज़ा जो है वो बजाया जा रहा है, इसकी ओरिजिन क्या है सर? कुछ इसकी अगर हमें हिस्ट्री बताएं, कुछ इसका मतलब इसकी कहानी क्या है? जी, इसकी मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि ये जो जब वहाँ से ये मिस्र चला था तो इसकी ये शेप थी जो ये अभी आपको देखें जो बांसुरी की है, बिल्कुल सेम थी लेकिन सिंगल बांसुरी थी। लेकिन इसकी जो ये रीड देख रहे हैं आप, रीड ये यहाँ पे तो आगे चेंज हो गई है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, ये वहाँ से चली थी फुली वुडन, ठीक है, यानी कि इसमें कहीं पे भी कोई इन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था ये। और इसके कलम नुमा जो है ना, कलम नुमा इसकी वो होती थी, जैसे आयरिश फ्लूट्स होती हैं कलम नुमा, उसके आज भी आप देखेंगे कलम नुमा उसकी वो रीड्स लगी होती हैं। तो और ये बनता था पहले शीशम की लकड़ी से, ठीक है, शीशम की लकड़ी से बनता था। वहाँ से तिजारत हुआ करती थी, तुर्की से फिर लोग आते थे ईरान की तरफ से होते हुए, फिर ये बलूचिस्तान में, फिर ये सिंध रीजन बहुत बड़ा होता था। तो यहाँ पर आए तो यहाँ पर इधर के जो म्यूजिशियन थे उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। यानी कि ये सब कॉन्टिनेंट का नहीं है ओरिजिनली, मतलब ये पाकिस्तान की ओरिजिनली नहीं है। ये यहाँ पर नहीं, अलगोज़ा जो है ना, अलगोज़े की जो शक्ल हुई वो इनको यहाँ से सिंध से और पंजाब से मिली। बिल्कुल ठीक है, समझ आ गई। जो अलगोज़े की शक्ल मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके साथ क्या हुआ कि उन्होंने जो हमारे सिंधी म्यूजिशियंस के पास है, उन्होंने कहा यार ये साज तो बहुत अच्छी बांसुरी है, ये इसको हम क्यों ना कि उसमें चेंज करें। तो उन्होंने क्या किया कि एक जितनी इसके साथ एक दूसरी बांसुरी जो मिलाई जो एक सुर का तसलसल देती है। यानी कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सर एक बजानी, अपनी बांसुरी बजाना और सीखना एक बड़ा मुश्किल काम है। जी जी, तो दो एक साथ बैलेंस में लेके जाना नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको फिर उन्होंने सर्कुलर ब्रीथ के साथ इसको एक्सपेरिमेंट किया इसके साथ। अच्छा ठीक है, यानी कि अभी देखिए ना, ये जो बांसुरी है ये कंटिन्यू सर्कुलर ब्रीथ, यानी इसमें ब्रेक नहीं है। नाक से सांस को खींचते हैं और गालों में उस हवा को स्टोर कर देते हैं और फिर उसकी सर्कुलर ब्रीथ को कंटिन्यू कर देते हैं, यानी कि उसमें ब्रेक नहीं होता, वो कंटिन्यू चलती रहती है, एक ही सुर चलता रहता है। बहुत जो फूक के साज हैं उसमें बहुत मुश्किल साज है अलगोज़ा। अच्छा। और जब ये मिलके फिर वो एक जितने सुर, फिर जब मिस्री खान जमाली साहब, आपको पता है जो मेरे बाबा के जो उस्ताद थे जी, वो
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फेवरेट अलगोज़ा और ने बजाने वाले थे, जो नड़ जैसे कहते हैं, सैयद अहमद शाह नड़ाई। वाह। सैयद थे, 7 फुट उसका कद हुआ करता था, गर्दन उनकी बहुत बड़ी होती थी, और वो उनको उधर के जो बड़े वो थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना के सबके, ब्रिटिश दौर के उनको घोड़े मिले हुए थे उनको इनाम में। और जब भी कोई हाँ, और वहां से इसकी क्या क्या रवायत होती थी कि जब भी कोई बाहर से बंदा आता था कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना, या जितने भी फेमस वहाँ के बड़े बड़े जो उस टाइप के, क्योंकि हिंदुइज्म और ये मुस्लिम सारी कौमें एक साथ सिंध में होती थी, तो उनको बुलाते थे और बड़े फ़ख्र से बताते थे कि देखिए ये हमारा कल्चर है, ये ज़रा सुने। तो फिर मेरे बाबा शागिर्द हुए सैयद अहमद शाह नड़ाई के। हमारे वालिद साहब बेसिकली किसान थे, उनका काम क्या था, खेती बाड़ी के बाद बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी पे अलगोज़े उनके साथ में होते थे, तो वहाँ से वो अनाज लाद के चले जाते थे। एक शहर था मातली में, माना कड़ियो गावर की तरफ से, वो कच्चा हुआ करता था, रोड वोड नहीं होते थे। वो मातली शहर में जाते थे, तो वहाँ पे अनाज वनाज जब वो सेल होता था वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या करते थे कि कुछ अनाज वो सेल करते थे, कुछ वो वहाँ पे आटा पिसवा के और ये करके वो सारे जो गांव के लोग होते थे उनको वो देना। अच्छा, वो वहाँ पर जो ना रईस करीम बख्श निज़ामानी ने बोला कि यार उसके नौकरों ने बोला कि सर एक लड़का है यहाँ पर, वो बहुत अच्छा अलगोज़ा बजाता है, कहते उसको लेके आओ हवेली पे। तो वहाँ उनके पास भी आते थे, तो फिर वहाँ से मीर रसूल बख्श तालपुर होते थे हैदराबाद में, उनके पास होमस्टेड हॉल रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद के हमीद नसीम साहब रुके हुए थे। सही। तो जब वो उस हवेली पे अब वो रियाज करते थे सुबह के टाइम, उनकी शुरू से आदत होती थी कि वो सुबह को रियाज करते थे। तो वो कहते थे मीर रसूल बख्श, ये जो एक आवाज़ सुनता हूँ यार, मुझे तो वो मैं कहता हूँ कि कहाँ से कौन सी रिकॉर्डिंग है तुम्हारे पास? कहते नहीं यार, ये हमारे गाँव से मैं एक लड़के को लाया हूँ हवेली पे, खमीसो खान नाम है, वो अलगोज़ा बजाता है। क्या बात है। फिर उसके बाद वो रेडियो पाकिस्तान पे ले गए। उस टाइम में मिस्री खान जमाली साहब कराची रेडियो से इन हो चुके थे। फिर तो मेरे वालिद साहब का जब वो अलगोज़ा लोगों ने सुना, फिर बाबा साहब मुल्की सतह से फिर बैनुल अक़वामी सतह पे, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे अब्बू को ज़मीनें भी दी और घर भी दिया हमारे अब्बू को। और आपने भी माशाल्लाह पाकिस्तान का कितना नाम रोशन किया है मेरे भाई। बल्कि अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। सर आपसे मैंने बात करनी है वापस आके ऑफ कोर्स कि हमारे यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स है अलगोज़े के बारे में आप हमें जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे हमने मज़ीद परफॉर्मेंस की भी रिक्वेस्ट करनी है, और आपसे भी ये जानना, अब जब आपने कहा कि आप तो बहुत छोटे थे जब अब्बू इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो फिर आपका इस तरफ रुझान कैसे हुआ? ये हम बात करेंगे आगे जाके, क्योंकि पहली चीज़ जो जहन में आती है कि जब अगर तो बच्चा साथ चलता हो रहे और मतलब जवानी के स्टेज पे आ जाए, फिर तो समझ आती है कि बच्चा उस तरफ निकल पड़े। लेकिन जब एक बच्चा 6-7 साल का है, छोटी सी उम्र का है, तो फिर अपने अब्बू से इतनी इंस्पिरेशन, ये सब डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनल लेवल के स्टार अकबर खमीसो खान हमारे साथ हैं, अलगोज़ा प्लेयर। उसके अलावा हमारे साथ फ़हीम मज़हर साहब हैं, वो तो हमारे अपने ही हैं पीटीवी के, इसलिए उनको बाकी सब चीज़ें सिंगर, कंपोज़र, म्यूज़िक टीचर, होस्ट और पोइट कहना इसलिए मुझे गैर ज़रूरी लगता है, क्योंकि हम जैसे ही कहते हैं हमारी पीटीवी फैमिली का हिस्सा है तो बात वहीं पे हमारी ख़त्म हो जाती है, और ये तो इनका ही चैनल है। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे बहुत ही प्यारे म्यूजिशियन भाई शाहिद खान, सलामत अली और वसीम हैदर भी हैं। एंड देन ऑफ कोर्स शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा भी हमारे साथ हैं। व्यूअर्स, हम गुफ्तगू कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले अकबर भाई के अब्बू के बारे में, जो अब हमारे साथ नहीं है, बट एक लेजेंड, लिटरली एक लेजेंड आर्टिस्ट। तो अब सर सब कॉन्टिनेंट, फ़हीम साहब ये बताइए कि सब कॉन्टिनेंट में हमारे जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ उसके बारे में हमें बताएंगे? जी हाँ, सबसे पहले ये है कि जो विंड इंस्ट्रूमेंट है दैट्स वेरी क्लोज टू ह्यूमन नेचर। विंड यानी कि जो हवा, जो सांस से होता है, इट कम्स जस्ट डायरेक्टली फ्रॉम योर हार्ट, दिल से। लेकिन ये जो आप ब्लो करते हैं तो उसको आप अपनी हवा देते हैं, कोई एक्सटर्नल मीडियम नहीं है उसमें, इट्स जस्ट कमिंग फ्रॉम योर
योर लंग्स। लेकिन मुश्किल तरीन है जी, जी। क्योंकि आपको अपने लंग्स का इस्तेमाल करना है। देखो गिटार आपने हाथ से बजाना है, ड्रम्स हाथ से बजाने हैं। मैं तो कहता हूँ कि इट सिग्निफाइज इन अ वे कि यू गिव कार्बन डाइऑक्साइड आउटवर्डली फॉर द प्लांट्स टू ग्रो, और वो इन रिटर्न आपको ऑक्सीजन देते हैं। बिल्कुल। तो ये मौसीकी एक ऐसा है, गाने का और फ्लूट बजाने का अमल ऐसा है कि आप उनको अपना कार्बन प्रिंट देते हैं। सही। तो आप जब बजाते हैं इसको, तो इसमें सब कॉन्टिनेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होने की वजह से आप तो एक तो एडेप्टेशन है यहाँ पे, क्योंकि इसको मॉडिफाई किया गया है। इसके बारे में हमारे जुल्फ़कार कुरैशी साहब हैं, कराची के मुहक्किक़ हैं, उन्होंने बताया कि ये मेसोपोटामिया से आई और ईरान से और फिर होती हुई, फिर एक आपके और भी स्कॉलर हैं जिनका नाम है मल्हार, डॉक्टर मल्हार, वो भी यही कहते हैं कि तकरीबन 9000 साल पुराना साज है ये। तो 9000 साल पुराना साज होने का मकसद ये है कि ये तो हिस्ट्री से भी पहले है, हिस्ट्री तकरीबन 7000 साल पहले से लिखना शुरू हुई। तो इसका मतलब है, क्योंकि कहते भी यही है कि इट इज़ द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट मेड बाय द ह्यूमंस। अच्छा जी। यानी कि ये पहली चीज़ है जो फ्लूट जो इंसान है, ने जी। बनाई थी। एक मैंने तहकीक पढ़ी थी जिसमें पता नहीं दैट्स राइट और रॉन्ग, बट इट्स स्टिल देयर, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी नेट के ऊपर, कि 55,000 साल पुरानी एक फ्लूट दरियाफ्त हुई स्लोवेनियन केव से। अच्छा। वो किसी परिंदे की हड्डी को उन्होंने उसमें सुराख करके तो उसको बजा के उसकी बल्कि रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है। तो मतलब कहने का कि इतना प्रिमिटिव साज है, इंसान का सबसे पुराना साज है। अब आते हैं कि मौसीकी और हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं इंडिजिनस इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जैसा कि मैंने बताया फ्लूट है, और फ्लूट जो है इसके अलावा और भी विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें शहनाई है, जिसमें क्लैरिनेट तो वेस्ट से आया हुआ साज है, और बहुत से साज ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। लेकिन ये हमारा क्योंकि लोकल इंस्ट्रूमेंट है, इसका बाज जो है, इसका बाज दुनिया के किसी और साज से नहीं मिलता। जिस तरीके से ये हवा के मद्दो जज़र पे ये सुर बनाते हैं, ये आम फ्लूट से डिफरेंट है। इट डजंट रिक्वायर कि जी आप इसकी तरह बजाएं, क्योंकि इनका एक वो जिसको क्या कहना चाहिए, तर्ज तखातुब होता है जैसे उर्दू में, वही डिफरेंट है इनका। ये बजाते हैं तो पता लगता है कि ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, इट्स नॉट फ्लूट। तो ये इनका कमाल है कि इन्होंने इसके बाज को कायम रखा है। अब इंडियन पंजाब में अगर आप जाएं तो वो कहते हैं कि ये जो अलगोज़ा है ये पाकिस्तान की देन है। अच्छा ठीक है, यानी कि मानते हैं। जी। और पाकिस्तानी जो मुहक्किकीन है वो कहते हैं कि मेसोपोटामिया और ईरान से आया है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, वी नीड टू नो अबाउट इट। लेकिन ये साज हमारा ही है, और मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारे देहात की जो लैंडस्केप डिफाइन होती है इससे, अगर इफ़ यू जस्ट बजाएं इसको तो आपको पता चलता है, क्योंकि ये बहुत अरसा तक ये साज बजाया गया है गडरियों ने, और ये जो क्या उसे चरवाहे जो होते हैं, चरवाहे जो होते हैं, उन्होंने बहुत अरसा ये साज बजाया है। तो मकसद कहने का ये है कि ये तो हमारा लोकल इंस्ट्रूमेंट है। अबाउट द रेस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, अब इसके साथ एक साज और बजता है जिस इज वेरी प्रिमिटिव, वो जो घटम बजाते थे, हाँ घड़ा बजाते थे, क्ले का। अब वो इतना बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो इंटरनेशनल एक्लेम रखते थे, वो मिठा खान जरदारी हाँ, बिल्कुल जी, सही, बिल्कुल वो सही। इनके वालिद साहब के साथ भी बजाते रहे, और उनका भी बड़ा नाम था। अब घटम जो है इंडिया में क्लासिकल घड़ा भी बजता है, ठीक है। और उसमें और भी बहुत सारी इनोवेशंस होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो घड़ा इनके साथ बजता था वो बिल्कुल फोक अंग में, वो और हाथों से बजता था। हाथों से। वो जो हिंदुस्तान में जो वो घड़ा होता है वो तो दूसरे अंदाज का होता है, लेकिन हमारे पास होती है एक गागर ऐसे तरीके से चौड़ी सी क्ले की बनी हुई, उस पे हाथों से बजता है वो, और हाथों से साउंड निकालते हैं। बिल्कुल हाथों से निकाल। अच्छा, इसके साथ एक सितार जैसी भी तो एक चीज बज, और पता नहीं उसका नाम एक क्या है। तारा बजता है, एक तारा। तंबूरा, क्योंकि इसका तानबूरा जो है, इनकी जो सेकंड फ्लूट है, दैट इज ड्रोन। वो सिर्फ एक सुर देती है, और दूसरी के ऊपर ये इम्प्रोवाइज करते हैं, और वो बेस में होती है, जिस तरह आपने क्लासिकल वालों के अच्छा, साथ- मुझे ये नहीं समझ आती कि सा बंदे का एक होता है, दो फर्क चीजें निकल रही होती हैं अंदर से। उसकी एक वजह है, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, मतलब सुनने वाले के लिए तो एक हैरान कुन बात होती है ना। उसकी वजह ये है कि पिच एक होती है दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है। एक बेस में होता है, एक शार्प होता है। जो बेस में होता है वो ड्रोन होता है, और वो कॉन्टिन्यूस होता है। अब ये कमाल ये है, ड्रोन जो है वो लड़का है, ड्रोन वो मेल है ना। हाँ, वो बस एक ही सुर दे रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपने इतना ऑर्गेनिक माहौल बनाया हुआ है, खाना फ्रेश बन रहा है। इनकी फ्लूट जो थी दैट वाज
प्योरली ऑर्गेनिक उसी वक्त बज रही है, आप सुन रहे हैं। ये आज ये सिंथेटिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे इसमें, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे ये चीज़ याद आ रही है कि मेरे कानों में जो रस घोलता है म्यूज़िक, वो कानों में रस नहीं घोल रहा था, कानों में पानी आ रहा था मेरे खाने की तरफ देख के। और इसको सुन के खुदा का वास्ते फहीम इसकी साहब को कोई खुशबू- खाना खिला दो शो के बाद। ये कमिटमेंट हम आपको करते हैं। प्लीज, खाना थैंक यू खिलाइए। वेरी मच। अच्छा तो अच्छा फहीम साहब, तो बेसिकली हमारी जो इंडिजिनस जैसे सितार है, क्या सितार हमारे सब कॉन्टिनेंट का इंडिजिनस जी हाँ, इंस्ट्रूमेंट? उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन हुई है, क्योंकि सितार से पहले कोई 25 किस्म की वीणा हिंदुस्तान में राइज है अभी भी, जो कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े सितार नुमा साज जो लिटा के बजते हैं, छोटे कुछ भी होते हैं, बिल्कुल जैसे रजा वीणा भी आप वाकिफ़ हैं, तो वो भी लिटा के बजती हैं, ग्लाइडिंग से बजती है। और वीणा की जो मॉडिफाइड फॉर्म है, जो हज़रत अमीर खुसरो के नाम से मंसूब है कि उन्होंने सितार को ईजाद किया, तो उन्होंने उसी को मॉडिफाई किया एंड ही जस्ट ब्रॉट इनटू द म्यूज़िक ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो वो एक साज हमारा बहुत अहम है। तबला जो है, ये इसको भी कहा जाता है कि तबल है, तबल से इसको काट के दो किया गया, और बल्कि वहाँ पे जो लोग करते थे, क्या उसका नाम, ऐलान करते थे, ऐलान धक करते थे, धक हाँ धक जी, हाँ। धक, उसको भी तबल जैसे कहते तबले जंग बजा दिया, तो ये लफ्ज़ पुराना है। तो वो तबला जो था वो भी यहाँ पे हज़रत अमीर खुसरो के नाम पे। अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं विच आर अननोन टू द हिस्ट्री ऑफ म्यूज़िक, कि यहाँ स्याही कैसे लगी, इसको इसकी वोकैबुलरी कैसे डेवलप हुई, इसमें दवाल क्या है, इसमें दायां बायां का क्या होता है, बेस का क्या लेवल है, और इसकी जो मदीन है उसका क्या इम्तजाज है उसके साथ। तो इट्स बिग साइंस एंड इट्स बिग, जिसको कहना चाहिए इवॉल्व हुआ है ये ओवर द ईयर और औखी हिस्ट्री for है, 100 of अंडरस्टैंड years, करेंगे। yes, अच्छा, definitely. अब भाई परफॉर्मेंस की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले आप तो छोटे से थे जी जी। जब बाबा आपके दुनिया से रुखसत हो गए, तो आप इस तरफ कैसे आए? क्योंकि या तो बच्चा साथ बजाता हो और बजाता चला जाता हो तो वो फ़र्क बात होती है, तो आपकी अब्बू के साथ क्या सिचुएशन थी और फिर इस तरफ कैसे आए? एक तो अब्बू की रिकॉर्डिंग्स जो होती ना, वो हमारे पास पड़ी हुई थी काफ़ी। वो रिकॉर्डिंग्स तो सुना करते थे टेप रिकॉर्डर पे, कैसेट में हुआ करती थी। तो जब मुझे पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में जॉब ऑफर हुई, उस टाइम में मेरी जो जॉब थी वो एडमिनिस्ट्रेशन में थी। लेकिन मैं क्या करता था, वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो ब्रेक टाइम होता था उसमें मैं चला जाता था म्यूज़िक सेक्शन में। अच्छा, नहीं, आप आगे बढ़ गए। मैं जानना चाहती हूँ कि जब तक अब्बू हयात थे, आपका उनके साथ म्यूजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंटरेक्शन था? मैं अब्बू के पास बैठ जाता मतलब था। उन्होंने कभी बैठ के हाँ। सिखाया, थोड़ा सा टाइम दिया? अब्बू की जो रूटीन थी ना, वो सबसे पहले फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो पहले जाते थे। नमाज के बाद पहले हमारे पीछे भैंसें रखी होती थी, तो वहाँ से वो उनका दूध वगैरह करके फिर उसके बाद आते थे, फिर वो अलगोज़ा बजाते थे। कम से कम मुझे याद पड़ता है कि 1 घंटा कम डेली रियाज जब करते तक वो हयात थे वो रियाज नहीं छोड़ते थे। हम तो नहीं करते इतना, लेकिन उनकी तो रूटीन थी। फजर की नमाज़ पढ़ी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, रूटीन उनकी जो थी ना वो शुरू से एक ही थी। और उसके बाद हम उसके पास बैठ जाते थे। यानी कि हाँ, एक्सपोजर और आपका था अब्बू हाँ, के और साथ। जब वो सुबह को रियाज करते थे ना, तो हमारे जो बेंगलो था उसके बाहर जो ना लोग जो से नमाज पढ़ के जो आ रहे होते थे, वो वहाँ पे रुक जाते थे और वो कहते थे यार अभी खमीसू खान अलगोज़ा बजाएगा। तो जब हम वो रियाज कर रहे होते थे तो हमें को, क्योंकि स्कूल हमारा दूर था, तो जब हम ऐसे निकलते थे तो हम देखते थे कोई कभी 15, कभी 20, कभी 25 बंदे वो एक नीम के दरख्त के नीचे खड़े होते थे। तो कहते थे बाबा हम अलगोज़ा सुन रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हो। बड़ा प्यार करते थे, हम स्कूल चले जाते थे। ये उनकी रूटीन होती थी। अच्छा, तो उसके बाद फिर जब आपने ज्वाइन किया जी, जी। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, तो वहाँ पे आप एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में थे, फिर आपने क्या किया? फिर वहाँ पे ना वो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मुझे ना उस्ताद फ़तेह अली खान हैदराबादी ने कहा कि तुम खमीसू खान के बेटे हो, मेरे से एक प्रोग्राम में चलो। मैंने कहा मैं अलगोज़ा नहीं बजाता। कहता है यार ये क्या बात हुई, अलगोज़ा नहीं पर बजाते? बजाना आता था आपको? नहीं आता था। नहीं आता था? जी जी। तो सांस भी लेनी नहीं आती थी। तो वो मुझे ले गई शाहपुर जहानिया सरकार पे ना, वहाँ पे उस्ताद सलामत अली खान साहब भी आए हुए थे, उस्ताद फ़तेह अली खान हैदराबादी वगैरह सारे थे। तो उस्ताद सलामत अली खान साहब ने भी मुझे दुआ की, और जो कंपेयर था उसने ऐलान किया कि भाई खमीसू खान का बेटा मौजूद है हमारे साथ।
एक अलगोजे वाला अब्बू का शागिर्द लेके गया था। जब मैं स्टेज पे गया ना, वो पूरी पब्लिक उठ के उन्होंने तालियां बजाई, ऐसा इस्तकबाल किया। वहाँ से मैंने कुछ शौक हुआ, मैंने कहा नहीं यार अब अकबर ये अलगोजा। फिर मैं पेटी से अब्बू के अलगोजे निकाले, रेडियो चला गया। फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया बना, और वो जो माहौल मुझे मिला, क्योंकि अलगोजे में जितने भी अलगोजे वाले बजाते थे उनको तीवर कोमल का पता नहीं था, वो रूधारी के साथ बजाते थे। ठीक है। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा माहौल मिल गया कि जो संगीत में तीवर कोमल सुर होते हैं उनके बारे में थोड़ी तमीज़ हुई, रागों की थोड़ी बहुत तमीज़ हुई। तो उसमें क्या है कि फिर मैं सीखता गया, और फिर मैं वहाँ पे जब मैंने 2-4 कंपोजिशन सीख ली, उस्ताद इमाम बख्श हुआ करते थे वहाँ पे, उन्होंने मुझे, वो क्लैरिनेट बजाते थे, फ्लूट बजाते थे, शहनाई बजाते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अकबर अपना तुम ऐसा करो, आप शौकिया फ़नकारों के प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग करो। तो जब मैंने रिकॉर्डिंग की मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता नसीर बेग मिर्ज़ा कलीज बेग के ख़ानदान में से थे, उन्होंने मुझे वहाँ पे प्रमोट करना शुरू किया। आहिस्ता 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 मेरा शौक़ बढ़ता गया। तो फिर मेरा कैडर चेंज हुआ पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बाकायदा म्यूज़िक सेक्शन में एज अलगोजा प्लेयर में आ गया। माशाल्लाह। तो फिर फिर समझिए तो ऐसा जो सिलसिला चल चला कि जी। क्या पाकिस्तान, क्या इंटरनेशनली जी, आपने जी। हमें इतनी दफ़ा रिप्रेजेंट जी, किया, बिल्कुल। माशाल्लाह। सर अब आप क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं अभी एक आबदा परवीन साहिबा का गाया हुआ है, बाबा बुल्ले शाह का आइटम है, तेरे इश्क नचाया। क्या बात है। वाह।
जी हाँ व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत ट्रिब्यूट पेश किया हमारे प्यारे से अकबर भाई ने टू द ग्रेट आबिदा परवीन साहिबा। क्या खूबसूरत खूबसूरत इंस्ट्रूमेंटल, मतलब एक्चुअली अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ी। कितनी प्यारी बात है, और बात ये कि यही तो एक ट्रू आर्टिस्ट की डेफिनेशन होती है। अच्छा फ़हीम भाई, आपसे ये जानना बहुत शदीद ज़रूरी है, जो मुझे बहुत दुख भी होता है कि हमारे अपने इतने खूबसूरत ट्रेडिशनल इंडिजिनस म्यूज़िक है, हमारा फोक म्यूज़िक है, हमारा क्लासिकल म्यूज़िक है, क्या हम एज ए नेशन उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते जा रहे? क्या हम अपने कल्चर को भूलते नहीं जा रहे? ये भी तो हमारे कल्चर का एक बड़ा अहम हिस्सा है। लाजमन इस बात पे बात होनी चाहिए। वजह ये है कि वैल्यूज़ जो हैं वो तो ज़मीन से आपको कल्चर से मिलती हैं, मिट्टी से मिलती है अपनी। मिट्टी से मिलती हैं, और इन चीज़ों पे कभी भी तवज्जो नहीं दी गई। और फोक म्यूज़िक जो है वो तो माँ है सारे म्यूज़िक की, क्योंकि ये लोगों के दिलों से जन्म लेता है, लोगों की रहतल और लोगों की रोज़मर्रा के एक्सप्रेशंस जो हैं वो इस म्यूज़िक में सबसे पहले आते हैं, और उसके बाद कहीं जाके मुख्तलिफ़ असनाफ़ की शक्ल इख्तियार करते हैं, जिसमें क्लासिकल मौसीकी भी है, जिसमें गीत भी हैं, जिसमें ठुमरी है, वट एवर यू में कॉल इट। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमारा फोक म्यूज़िक जो है, इवन हमारा फोक म्यूज़िक सफ़र कर रहा है, क्योंकि हमारे त्यौहार ख़त्म हो गए हैं। आप देखें लोहड़ी, मेले लगते थे, ओकेजन्स होते लोहड़ी का थे। त्यौहार, किकली, बिल्कुल। फलाना, पंजाब के इतने त्यौहार, हार्वेस्टिंग के दौरान सिंध के इतने त्यौहार इतने थे। सिंध के त्यौहार, और सिंध वहाँ ने फिर भी अपने आप को थोड़ा मेंटेन रखा प्रिजर्व है। रखा है, पंजाब तो बिल्कुल बिल्कुल सही, ही अपने वैल्यूज़ को। एक ऐसा फ़लसफ़ा हमने इख्तियार कर लिया है, या अपना वे ऑफ लाइफ इख्तियार कर लिया है, जिसमें हम वेस्टर्नाइज होते चले जा रहे हैं। हमारा नहीं, मॉडर्नाइज को हम वेस्टर्नाइज समझते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि आप मॉडर्न हो सकते हैं अपने कल्चर को भूले बगैर भी। बिल्कुल, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि हमारा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना पॉपुलर आर्टिस्ट नुसरत फ़तेह अली खान साहब से ज़्यादा कोई नहीं हुआ, क्योंकि एक कवाली यहाँ पे ज़िंदा रही किसी न किसी तौर पे, और होती रही, और उसने जाके दुनिया को एक नया फ्लेवर दिया। पर आप देखें ना कि अकबर खमीसो खान साहब जो हैं, ये भी तो आप बाहर जाके परफॉर्म करते हैं। मैं ये तो कहती हूँ बाहर इनको ज्यादा कदर मिलती है। मैं यही यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मौका हो तो इनवाइट किया जाता है। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। अब देखें जो इनका इंस्ट्रूमेंट है, मैंने अपनी रिसर्च की है कि बैक पाइपर आपने देखे होंगे ना, इनकी नकल है वो। दे जस्ट पुश एयर इनटू दैट सैक, और स्कॉटलैंड उसको नहीं, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड यू जस्ट गो एनीवेयर, बैक पाइपर्स जो बैंड कल्चर का हिस्सा है, तो वो पुश करते हैं हवा को, और उनके ऊपर वो जो डंडियां लगी होती हैं वो ड्रोन्स होते हैं। वो जिस तरह इनकी एक बड़ी फ्लूट सिर्फ एक सुर दे रही है ना, पा, वो ड्रोन बजता है, और नीचे वो सारे सुर बजाते हैं। जैसे ये मुंह से हवा गैदर करके उसको कंटिन्यूटी में बजाते हैं, उन्होंने एक सैक रखा हुआ उसके लिए हवा का, और वो उससे वो सारा कुछ जनरेट करते हैं। ये कितना बड़ा साज है कि आप गौर करें कि ये सारा कुछ इधर से करते हैं। इनके माशाल्लाह गाल भी फूल गए हैं इस वजह से बजा बजा के। ये जो सही बात कर रहे हैं, ये एक छोटा सा स्केल में, थोड़ा 2 मिनट का आपको बता रहा हूँ इस वजह से कि ये स्केल वाइज है, वो भी स्केल वाइज होता है बैक पाइप ना उसमें। तो ये देखें, क्या बात है, वाह, वाह, वाह। ब्यूटीफुल, क्या बात है, माशाल्लाह। ये क्या है कि ये वही अंदाज है इसमें। हम ये तो अभी 2 ड्रोन है, इसमें 3 ड्रोन भी जो है ना हम शामिल करते हैं। खर्च पंचम का जो है वो उसमें राग की रिक्वायरमेंट और स्केल की रिक्वायरमेंट के अकबर भाई, एक सवाल हमारी ऑडियंस से आया है आपके लिए कि क्या आप अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इस तरफ लेके आएंगे? क्योंकि उससे हमारा फिर आखिरी सवाल बनता है। जी जी जी।
देखिए ये एक प्रोफेशन के तौर पे सर, शौक और पैशन नहीं, मैं कह रही हूँ प्रोफेशन के तौर पे। प्रोफेशन के तौर पे मैं बता रहा हूँ, प्रोफेशन के तौर पे मैं अपने बच्चों को ये शौकिया, उनको बोलूँगा कि शौकिया सीखें ये, क्योंकि जब हम वर्ल्ड वाइड जाते हैं ना, तो हर शोबे का जो बंदा है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसी भी शोबे का हो, उन्होंने इसको अपना शौक बनाया, इसको प्रोफेशन नहीं बनाया। हमारे पाकिस्तान में प्योरली इसको अपना प्रोफेशन बना देते हैं, जिससे हमारे जो टैलेंट होते हैं ना, वो आगे नहीं जा सकते। आप हर टॉपिक पे बात करें, इसको शौकिया बजाएं, रिप्रेजेंट करें, इसको रोजी रोटी का जरिया ना बनाएं। वीजा भी जल्दी लग जाता है इससे। सर अब वही जो हमारा एक फाइनल जो चीज़ है, एक तो सबसे पहले अकबर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से सफ़र करके, ट्रैवल करके हमारे पास आए हैं, और सिर्फ सिंध का नहीं बल्कि सारे सूबों का आपने फ्लेवर हमें दिया है, और वो एंड में आपने भी देना भी है आपकी परफॉर्मेंस में। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, एक बहुत बड़े बाप का एक बहुत बड़ा बेटा आज हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैं पंजाब में आया हूँ और यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बड़ी एक एजाज़ जैसी बात है कि पीटीवी के प्लेटफॉर्म पे मैं यहाँ पे आया हूँ, और अपने जो स्पेशली जो इस प्रोग्राम की हवाले से जो यूथ है स्पेशली, उसको पता चलेगा कि हमारा जो कल्चर है वो कितना खूबसूरत और कितना रिच है। फाइनल मैसेज की तरफ जाने से पहले किचन में भी नज़र डालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फातिमा चुपके चुपके से अपना काम करती रही हैं, और कान में उनके पानी आ रहा था मुंह की जगह तईम साहब के, तो बताइए कि क्या सिचुएशन है। खाना बिल्कुल रेडी है, हमारी बोनलेस हांडी भी तैयार है और सैलेड और रायता भी। अब बेटा आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हो, बताओ व्हाट डिड यू थिंक म्यूज़िक और ये इतनी खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट्स एंड देन कॉम्बिनेशन में आपने सुना, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया और ट्रिब्यूट किया, बहुत अच्छा लगा। यानी कि एक इंटरेस्ट पैदा हुआ है सुनने में। बिल्कुल। अमेजिंग सर, फाइनली योर मैसेज टू द व्यूअर्स। पहली बात तो ये है कि मुझे शक था कि ये जितना मज़ा ले रही हैं, मिसालों के इम्तजाज में फ़र्क ना आ जाए। हो सकता है मिसालें भी सुरीले हो जाएं, क्योंकि आर्टिस्ट तो जो हैं स्पेशली जिनका म्यूजिक से ताल्लुक है वो खाना भी सुरीला खाते हैं। जब महव हो जाएं तो मिर्चें ज़्यादा पड़ गई और नमक कम रह गया, मुझे शक था, लेकिन विल ट्राई इट आउट, विल सी हाउ इट गोस। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि साईं जो है हमारे वो शायर भी बहुत अच्छे हैं, तो एक शेर हो जाए। मैं आपको अशार सुनाऊंगा, लेकिन वो ज़रा लंबे अशार होते हैं मेरे, आपके प्रोग्राम की ड्यूरेशन में पूरे एक तो सुना दीजिए हमें भी। एक क्लोजिंग में जो पैगाम है वो अगर अशार के फॉर्म में हो जाए तो क्या बात है। मेरा सबसे पहला पैगाम तो ये है अपनी यूथ को कि हमारा कल्चर इतना रिच है। आप बिन ट्रैवलिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, मैंने तकरीबन 70 मुल्क फिरे होंगे। मैंने जहाँ जाके अपना फ़न का मुजाहरा किया, लोगों ने इसे यूनिक पाया, लोगों ने इसे डिफरेंट पाया, लोगों ने कहा कि यार व्हाट दीज गाइज आर डूइंग। उसकी वजह ये है कि हमारा कल्चर जो है हज़ार साल पर मुहित है। हमने वो सारा एक्सट्रैक्ट करके जब हम सीखते हैं, हम सरगम करते हैं, हम तराना गाते हैं, हम लयकारी करते हैं, हम राग चेंज कर लेते हैं, हम स्केल चेंज कर लेते हैं, मुर्कियाँ फंदे ये वो सारा कुछ, तो वो लोग कहते हैं कि यार एक आदमी इतने काम कर रहा है। जबकि वहाँ पे क्वायर्स में होता है कि एक ख़ास किस्म की आवाज़ एक ख़ास किस्म का ग्रुप ही लगाता है, उसके बाद दूसरा तीसरा। तो हमारी जो नॉवेल्टी है, जो हमारी डेप्थ है म्यूज़िक की, ये सिर्फ हमारे अपने म्यूज़िक में मौजूद है। ये गिटार पहनने से आप मॉडर्न तो शायद हो सकते हैं, लेकिन आप म्यूजिशियन अच्छे नहीं बन सकते। दुनिया का सबसे डीप रूटेड म्यूज़िक जो है वो सब कॉन्टिनेंट का है। तो हमें इसको अपनाना चाहिए। ना भी करें आप इस म्यूज़िक को सीखें। अब लोगों को ये नहीं पता होता कि सारे गामा पाधानी सा क्या है, तो लोग इंग्लिश डी लगा दो जी, इतने एफ ला दो, इतने जी मेजर ला दो, डो रे मी फा सा ला सो है, तो हमारा सारे गामा है वो ये यू नो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक वी आर डूइंग, इस किस्म की गुफ्तगू होती है। तो हमारी जो असल म्यूज़िक है उसको सीखिए। ख़ानदानी लोग क्यों छोड़ रहे हैं इसको, क्योंकि दे आर राइट, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर देम। रोजी रोटी का सिलसिला भी तो बनाना है ना, भूखे तो नहीं। वो कह रहे हैं, मैं शौकिया बताऊंगा, हालांकि मुझे इस बात को सुन के अफसोस भी हुआ। वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया सब कुछ। अब 6 महीने इनको कोई ना बुलाए तो हाउ वुड ही सर्वाइव। बिल्कुल सही बात है। ये हमारी कौमी जिम्मेदारी है कि हम इन आर्टिस्टों को एंगेज रखें और इनको आगे, और ताकि लोगों की भी तरबियत हो सके ना। हमारा ये म्यूज़िक सिर्फ सुनने के लिए नहीं, लोगों को पता भी चले अलगोज़ा क्या है, ये कितनी दस्तरस कितनी मेहनत के बाद इन्होंने सीखा है, इसको मास्टर किया है। तो वी नीड आर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स एंड आर म्यूजिशियंस टू बी ब्रॉट ऑन द प्लेटफॉर्म एंड जस्ट
लेट देम प्ले। और ये जो मैं मैसेज इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे हालात बड़े मखदूश नज़र आते हैं। हम वेस्टर्नाइज बहुत हो चुके हैं, सारा कुछ मशीनी काम हो गया है, हमें लाइव गाने वाले लोग नहीं मिलते। ये कितनी बड़ा अलमिया है, जो हमारा म्यूज़िक ही है, इम्प्रोवाइजेशनल म्यूज़िक है हमारा, लेकिन हमें लाइव गाने के लिए बंदे ढूंढने पड़ते हैं। तो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। क्या बात है। और आपके साथ बैठ के बहुत मज़ा आया। सर मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर टू बी सिटिंग विद सच अ फिनोमिनल होस्ट, एंड देन ऑफ कोर्स मेरे तो होस्टिंग में आप उस्ताद हो गए, और फिर बाकी सब चीज़ें काश मैं कर पाती, बस एक वहीं पे एक सिमिलैरिटी हमारी मिलती है। ब्लेस यू सर। वंडरफुल। और सर चारों सूबों का रंग देते हुए, हमारे पूरे पाकिस्तान को टच करते हुए हम अपने शो को आपके साथ क्लोज करेंगे। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले कश्मीर, उसके बाद केपी के थोड़ा थोड़ा सा सब फ्लेवर आपको सुनाता हूँ।